अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सब अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, दैट इज़ सिटीजनशिप अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सिटीजनशिप आपको पता है एक कंट्री की सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होती है वो होती है उसकी पॉपुलेशन, उसके पीपल, उसके लोग, ठीक है। लेकिन ये जो पॉपुलेशन है, ये वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ नहीं किया गया, किसी भी आर्टिकल में ये वर्ड पॉपुलेशन यूज़ नहीं किया गया है, ठीक है। इसके बरअक्स द वर्ड सिटीज़न इज़ यूज्ड, ठीक है। द वर्ड पर्सन इज़ यूज्ड इन आर्टिकल 14, द वर्ड सिटीज़न इज़ यूज्ड इन आर्टिकल 15, 16, ठीक है। द वर्ड माइनॉरिटी इज़ यूज्ड in Article 29. Why these words are used? It defines, it talks about the population of India, ठीक है। सिटीजनशिप हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें जो राइट्स दिए गए हैं, वो प्रिविलेजेस दिए गए हैं, दैट आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स, दैट आर नॉट गिवन टू फॉरेनर्स, एंड फॉरेनर्स हैव नो राइट, फॉरेनर्स हैव नो प्रिविलेज टू use those rights which are guaranteed or granted only to citizens only, ठीक है। अब हमें ये पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा हिस्सा है जो इंडियन सिटीजनशिप के साथ डील करता है, दैट इज़ पार्ट सेकंड, ठीक है। पार्ट सेकंड में आर्टिकल 5 to 11 है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोलता है। नॉट ओनली दिस पार्ट सेकंड, बल्कि इसके अलावा पार्लियामेंट ने भी एक लॉ पास किया है जिसको हम इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 बोलते हैं, वो भी सिटीजनशिप के साथ डील करता है। दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन का एक पर पार्ट सेकंड जो है वो इंडियन सिटीजनशिप के साथ डील करता है, और पार्लियामेंट ने जो लॉ पास किया है सिटीजनशिप एक्ट 1955, वो भी सिटीजनशिप के साथ डील करता है। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है, ये सिटीजनशिप होता क्या है? सिटीजनशिप एक ऐसा कंसेप्ट है या एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें पर्सन को सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स दिए गए होंगे, ठीक है। जहाँ पे एक सिटीजन कास्ट वोट करेगा, जहाँ पे एक सिटीजन एम्प्लॉयमेंट के लिए फॉर्म भरेगा, नोटिफिकेशन निकली तो फॉर्म भरेगा, या जहाँ पे एक सिटीजन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, वोट अपना कास्ट करेगा। दीज आर द राइट्स विच आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन। जहाँ पर भी सिटीजन एक ये राइट्स यूज़ करेगा, हम बोलेंगे अरे जी ये सिटीजन ऑफ इंडिया है। अगर कोई बांग्लादेशी हमारे मुल्क में आया है, ही कैनॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस, ठीक है, बिकॉज ही हैज़ नो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो हम उस बंदे को सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम आएंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि दो पार्ट्स है, दो हेडिंग्स है जिनके तहत हम सिटीजनशिप पढ़ सकते हैं। पहला जो है पार्ट सेकंड, जो जिसमें आर्टिकल 5 to 11 है, जिसमें हम सिटीजन को पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सिटीजनशिप उसको डिफाइन करता है, ये पार्ट उस चीज़ उस सिटीजनशिप को डिफाइन करता है जो सिटीजन्स करार दिए गए हो एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज 26 जनवरी 1950 पे जो भी सिटीजन को, जो भी पर्सन को सिटीजन करार दिया गया हो, उन सिटीजन को हम पढ़ सकते हैं पार्ट 11 आर्टिकल 5 to 11। और सिटीजनशिप एक्ट 1955 में जिन पर्सन को सिटीजन करार दिया गया हो आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज आफ्टर द 26 जनवरी 1950, उसको हम सिटीजनशिप एक्ट 1955 में पढ़ सकते हैं। जैसे कि पार्लियामेंट हमेशा लॉज अमेंड करती है, ठीक है। जैसे कि रिसेंटली 2019 में सिटीजनशिप बिल अमेंडमेंट एक्ट पास हो गया, ठीक है, जिसमें अफगानिस्तान के या बाकी बांग्लादेशी मुल्क के शहरियों को सिटीजन करा दिया गया है, उनको हम पढ़ सकते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 में, ठीक है। होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब हम वन बाय वन इस आर्टिकल को पढ़ेंगे जो पार्ट सेकंड में दिए गए हैं, ठीक है। पहले हम आएंगे आर्टिकल 5 में। आर्टिकल 5 किस चीज़ के बारे में बोलता है? आर्टिकल 5 बोलता है सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल, यानी कि किसको हम बोलेंगे अरे जी ये सिटीजन ऑफ इंडिया है, ही हैज़ एक्योर्ड द सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल। इसके लिए दो कंडीशंस फुलफिल करनी होगी, ठीक है। आर्टिकल 5 के तहत दो ही कंडीशंस फुलफिल होगी, ठीक है। एक पहली ये कंडीशन है कि उसकी डोमिसाइल ही मस्ट हैव, मस्ट वर्ड यूज़ किया गया है, ये ज़रूरी है आर्टिकल 5 के तहत, ही मस्ट हैव हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, उसकी डोमिसाइल टेरिटरी ऑफ इंडिया में होनी चाहिए, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में है, इसके 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स में उसको एक कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती है उसको हम बोलेंगे सिटीजनशिप
he has acquired the citizenship by domicile as per the article 5। क्या है, या तो वो खुद उसकी बर्थ इंडिया में होनी चाहिए, या पेरेंट्स में से किसी की बर्थ इंडिया में होनी चाहिए, या बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज 26 जनवरी 1950 से पहले वो 5 साल इंडिया में रहा हुआ होना चाहिए, तब जाके हम उस बंदे को बोलेंगे ही हैज़ एक्योर्ड सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल। ठीक है, वो आर्टिकल 5 में आपको 2 ही कंडीशन है, या तो उसकी डोमिसाइल इंडिया में होनी चाहिए, या दूसरी कंडीशन ये है कि या तो उसकी बर्थ इंडिया में हुई होनी चाहिए, या पेरेंट्स में से उसकी किसी की बर्थ इंडिया में हुई होनी चाहिए, या बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो हिंदुस्तान में 5 साल रहा होना चाहिए। ठीक है, यही 2 कंडीशन अगर वो फुलफिल करेंगे हम बोलेंगे उसने सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल एक्योर की है। ठीक है, अब हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है कि डोमिसाइल है क्या चीज़। ठीक है, डोमिसाइल का मतलब होता है एक परमानेंट होम और प्लेस, जहाँ पे बंदे का पर अगर वो परमानेंटली हिंदुस्तान में रहा होगा, या उसका इंटेंशन है हिंदुस्तान में परमानेंटली रहने का, हम बोलेंगे ही हैज़ हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको दूंगी, किसी बंदे की जो पोस्टिंग जो होगी वो हो गई बांग्लादेश। ठीक है, 5 साल तक वो बांग्लादेश में रहा। ठीक है, लेकिन उसका मकान, उसका घर, उसका सब कुछ कहाँ पे है, इंडिया में। वो लेकिन जॉब पोस्टिंग की वजह से वो बांग्लादेश चला गया। क्या हम बोलेंगे कि उसने वहाँ पे ही डोमिसाइल एक्योर की? नहीं जी, हम इसको नहीं बोल सकते, क्योंकि उसका जो परमानेंट होम है वो इंडिया में है और उसको वापस आने का भी इंटेंशन है। दैट मीन्स कि उसकी डोमिसाइल इंडिया में ही है। ठीक है, इस डोमिसाइल को समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 केस लॉज दिए हैं, मोहम्मद रजा वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे और प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन केसेस में ये बोला गया है कि जहाँ कोई भी प्लेस जहाँ पे बंदे को परमानेंटली रहता होगा उसको बोलेंगे कि ही हैज़ हिज डोमिसाइल देयर। ठीक है, और ये बात भी आप याद रखेंगे कि डोमिसाइल एक ही होती है। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है वो मध्य प्रदेश में रहता है या केरला में रहता है, इंडियन स्टेट्स में रहता है, हम नहीं बोल सकते हैं कि ही हैज़ हिज डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ केरला, ही हैज़ डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। नहीं, डोमिसाइल एक ही होती है, वो होती है कंट्री की, दैट इज डोमिसाइल ऑफ इंडिया। ये डीपी जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य भारत में बोला गया है। अब हम आएंगे आर्टिकल 6 की तरफ। ठीक है, आर्टिकल 6 क्या बोलता है? आर्टिकल 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये बोलता है सिटीजन्स माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। ये उन सिटीजन्स के बारे में बात करता है जो पाकिस्तान से जिन्होंने माइग्रेशन की होगी हिंदुस्तान की तरफ। क्या हम उनको सिटीज़न बोल सकते हैं? हाँ जी, हम उनको सिटीज़न बोल सकते हैं एज पर द आर्टिकल 6। लेकिन इसमें आपको एक डेट याद रखनी है। क्या रखनी है? एक डेट याद रखनी है, दैट इज 19 जुलाई 1948। अब इस डेट पे क्या हुआ था? ठीक है, ये आर्टिकल 6 है, इसमें सिटीजन्स को 2 हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है, 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। दैट इज दोज हु केम टू इंडिया बिफोर जुलाई 1948 एंड दोज हु केम टू इंडिया ऑन और आफ्टर जुलाई 1948। इसी वजह से आपको ये डेट 19 जुलाई 1948 याद रखनी है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि ये डेट याद क्यों रखनी है, इसमें क्या हुआ था? 19 जुलाई 1948 ये एक ऐसी डेट है व्हेन परमिट सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर गोइंग फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान एंड फ्रॉम कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। ये एक ऐसी डेट है जिसमें परमिट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया फ्रॉम गोइंग फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान एंड फ्रॉम कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। तो तो हम उनको बोलेंगे वेदर दे हैव एक्योर्ड द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया और नॉट। उसके लिए ये डेट याद रखनी है, और ये डेट याद रख के आपको क्या करना है? जो बंदे हो माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, ठीक है, जिन बंदों ने पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तरफ माइग्रेशन की, लेकिन कब? बिफोर 19 जुलाई 1948 से पहले जिन्होंने माइग्रेशन की होगी, दे शैल बी डीम्ड टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। उनको हम हिंदुस्तान के शहरी बोल सकते हैं ऑन द डेट ऑफ इट इज कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज 26 जनवरी 1950। लेकिन उसके लिए
दो कंडीशंस फुलफिल करनी होगी, ठीक है। उन लोगों के लिए जिन्होंने 19 जुलाई 1948 से पहले माइग्रेशन की होगी, उनके लिए दो ही कंडीशन है। क्या? ही और ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बोर्न इन इंडिया, ठीक है। एक कंडीशन ये है, एंड ही शुड हैव रिजाइडेड इन इंडिया सिंस द डेट ऑफ हिज माइग्रेशन। हिंदुस्तान में वो रहा होगा सिंस द डेट ऑफ हिज माइग्रेशन। हम बोल सकते हैं ये जी सिटीजन ऑफ इंडिया है। और जिन लोगों ने आफ्टर 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तरह माइग्रेशन की होगी, या तो उन्होंने 19 जुलाई 1948 पे माइग्रेशन की होगी या 19 जुलाई 1948 के बाद माइग्रेशन की होगी, उनको हम बोलेंगे दे हैव एक्योर्ड इंडियन सिटीजनशिप एंड आर डीम्ड टू बी सिटीजन्स ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। बट उसके लिए कंडीशंस है। क्या कंडीशंस है? ही और ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स मस्ट हैव बीन बोर्न इन इंडिया। उनकी बर्थ इंडिया में हुई होनी चाहिए। ही मस्ट हैव रिजाइडेड इन इंडिया आफ्टर माइग्रेशन फॉर एट लीस्ट 6 मंथ्स। माइग्रेशन के बाद वो 6 महीने हिंदुस्तान में रहा होना चाहिए। ही मस्ट हैव सबमिटेड एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन टू द ऑफिसर अपॉइंटेड फॉर द पर्पस। उसने एप्लीकेशन दी होनी चाहिए फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। एंड ही मस्ट हैव बीन रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन, और इसको रजिस्टर भी किया गया होना चाहिए एज अ सिटीजन बाय सच ऑफिसर। अगर उसने माइग्रेशन 19 जुलाई 1948 से पहले की होगी, उसके लिए दो ही कंडीशन है। अगर उसने माइग्रेशन ऑन और आफ्टर 19 जुलाई 1948 से की होगी तो उसके लिए 4 कंडीशन है। ये चारों कंडीशन जब वो फुलफिल करेगा तब जाके हम इसको बोलेंगे ही हैज एक्योर्ड द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब हम आएंगे आर्टिकल 7 की तरफ। आर्टिकल 7 क्या बोलता है? आर्टिकल 7 उस सिटीजनशिप की बात करता है अबाउट दोज पर्सन हु माइग्रेट टू पाकिस्तान, जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ माइग्रेशन की होगी, ठीक है। आर्टिकल 7 को जो है इट हैज़ ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर आर्टिकल 5 एंड 6। अगर किसी बंदे को आर्टिकल 5 के तहत सिटीजनशिप दी हुई होगी, सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल उसने ऑब्टेन की होगी, आर्टिकल 6 के तहत उसने सिटीजनशिप ऑब्टेन की होगी, हम उसको सिटीजन नहीं बोल सकते अगर आर्टिकल 7 उसको बोलता है कि ये सिटीजन नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 7 को ओवरराइडिंग इफेक्ट है ओवर आर्टिकल 5 एंड 6, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई आप किसी ऑफिसर के पास जाते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन एलो करता है, या कि उससे सुपीरियर जो ऑफिसर होता है उसने भी एप्लीकेशन एलो की, मार्क की, एलो की। अब अगर एचओडी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आपकी एप्लीकेशन एलो नहीं करता, ठीक है, तो उन दो जो ऑफिसर्स है उसके सबऑर्डिनेट उनको नहीं चलेगा, ठीक है। इसी तरह से जो आर्टिकल 7 है ये आप मानिए कि ये इधर हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, इसके जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स है आर्टिकल 5 और 6, अगर उन्होंने लिख के दिया ये सिटीजन ऑफ इंडिया है, उनका नहीं चलेगा अगर आर्टिकल 7 ये बोलता है, ठीक है। अब हम आर्टिकल 7 को अच्छे से पढ़ेंगे कि आर्टिकल 7 बोलता क्या है। आर्टिकल 7 बोलता है पर्सन माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की तरफ जिन्होंने हिजरत की होगी, क्या हम उनको सिटीजन बोलेंगे? इसके लिए आपको एक डेट याद रख, जैसे कि आपको आर्टिकल 6 में आपको एक डेट याद रखनी थी, दैट इज 19 जुलाई 1948। इधर आपको एक डेट याद रखनी है, दैट इज 1 मार्च 1947, ठीक है। आर्टिकल 7 क्या बोलता है? इट रेफर्स टू द फॉलोइंग 2 क्लासेस ऑफ पर्सन। ये 2 क्लासेस ऑफ पर्सनस के बारे में बात करता है। पहला वो पर्सनस को माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, जिन लोगों ने हिंदुस्तान से माइग्रेशन की किसकी तरफ? पाकिस्तान की तरफ, लेकिन कब? आफ्टर द 1 मार्च 1947। 1 मार्च 1947 के बाद वो हिंदुस्तान से चले गए पाकिस्तान की तरफ। उनको सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं बोलेंगे क्योंकि वो चले गए, वो इधर ही रह रहे हैं, आप पाकिस्तान में रह रहे हैं। इवन इफ दे फॉल विद इन आर्टिकल 5 और 6, अगर आर्टिकल 5 और 6 भी उनको सिटीजन बोलता है, लेकिन आर्टिकल 7 के तहत वो सिटीजन फिर नहीं होंगे, ठीक है, जिन्होंने माइग्रेशन की होगी पाकिस्तान की तरफ। लेकिन इसका बी क्लास क्या है? वो बोलता है पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान आफ्टर 1 मार्च 1947, जिन लोगों ने पाकिस्तान की तरफ माइग्रेशन की आफ्टर 1 मार्च 1947 बट हु रिमाइग्रेट टू इंडिया, लेकिन वो हिंदुस्तान को वापस आ गए, हिंदुस्तान की तरफ वो वापस आ गए। सच पर्सन वुड बिकम इंडियन सिटीजन्स, वो पर्सन इंडियन सिटीजन्स बनेंगे, लेकिन उसके लिए क्या कंडीशंस है? ही और ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वाज बोर्न इन इंडिया, ठीक है। ही हैड रिटर्न टू इंडिया अंडर अ परमिट फॉर रिसेटलमेंट और परमानेंट रिटर्न, ठीक है। ये कंडीशन मैं यहाँ भूल गई हूँ, ये आप याद रखेंगे। ही हैड
returned to India under a permit फॉर रिसेटलमेंट, ठीक है। वो हिंदुस्तान की तरफ वापस आए हैं अंडर अ परमिट फॉर रिसेटलमेंट, ठीक है। रिसेटलमेंट के तहत वो वापस आ गए हैं और वो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, ठीक है। ही हैड रिटर्न टू इंडिया अंडर परमिट, ये पढ़ा मैंने। ही हैड रिजाइडेड इन इंडिया आफ्टर रिमाइग्रेशन, और वो हिंदुस्तान में रहे होंगे आफ्टर रिमाइग्रेशन फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स टिल 26 जनवरी 1990, और वो हिंदुस्तान में रहे होंगे आफ्टर रिमाइग्रेशन फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स। और ही हैड सबमिटेड एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन टू द ऑफिसर, उसने ऑफिसर को एक एप्लीकेशन दी होगी फॉर इसके लिए। ही हैड रिटर्न टू इंडिया परमिट फॉर सेटलमेंट, ये पता ही है। ही हैड रिजाइडेड इंडिया, ही हैड रिजाइडेड, ये कंडीशन मैं लिखना भूल गई हूँ। ही हैड रिजाइडेड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स, वो हिंदुस्तान में रहे होंगे कितने देर तक, 6 मंथ्स आफ्टर रिमाइग्रेशन के बाद वो हिंदुस्तान में अगर 6 महीनों के लिए रहे होंगे तो ही विल बी डीम्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया। उसने एप्लीकेशन भी दी होंगी फॉर रजिस्ट्रेशन टू द ऑफिसर एंड ही उसको रजिस्टर भी किया होगा, ठीक है। यहाँ पे एक कंडीशन है जो मैंने गलत लिखी है, वो ये नहीं है इसमें, ठीक है। होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब हम आएंगे आर्टिकल 8 की तरफ। आर्टिकल 8 क्या बोलता है? सिटीजनशिप ऑफ पर्सनस ऑफ इंडियन और रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, जो इंडियन ओरिजिन के होंगे लेकिन वो बाहर दूसरे मुल्कों में रह रहे, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, दूसरे मुल्कों में रह रहे होंगे, क्या हम उनको सिटीजन्स ऑफ इंडिया बोल सकते हैं? ये यहाँ पर आप याद रखें, ये पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है बाकी मुल्कों में अगर वो रह रहे होंगे। पाकिस्तान को हमने डील किया आर्टिकल 6 और 7 में। ये आर्टिकल 8 बोल रहा है कि अगर वो बाकी मुल्कों में रह रहे होंगे लेकिन होंगे वो इंडियन ओरिजिन के, क्या वो सिटीजन ऑफ इंडिया होंगे? हाँ, उसके लिए भी कंडीशन है कि ही और इधर ऑफ हिज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वाज बोर्न इन इंडिया या और रजिस्टर्ड एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिप्लोमेटिक और कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन द कंट्री। अगर उस मुल्क में कंसुलर और डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ने उसको रजिस्टर किया होगा एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वो आर्टिकल 8 के तहत सिटीजन ऑफ इंडिया होंगे, ठीक है। आर्टिकल 9 में वॉलंटरली एक्योरिंग सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, अगर कोई बंदा दूसरे मुल्क की सिटीजनशिप एक्योर करता है, वॉलंटरली एक्योर करता है, तो हम इसको इंडियन सिटीजन बोल सकते हैं? नहीं, ही कैन नॉट क्लेम सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। उसने वॉलंटरली दूसरे मुल्क की सिटीजनशिप एक्योर की है तो हम उसको इंडियन सिटीजन नहीं बोल सकते हैं। आर्टिकल 10 बोलते हैं कंटिन्यूअन्स ऑफ इंडियन सिटीजनशिप कब तक है? क्या अगर वो मतलब एक एनिमी निकला या किसी फॉरेन एनिमी के साथ वो मिल गया तो क्या हम उसको सिटीजन बोलेंगे? आर्टिकल 10 बोलता है हाँ, जो बंदे इंडियन सिटीजन डीम किए गए हैं वो कंटिन्यू रहेंगे सिटीजन ऑफ इंडिया, लेकिन सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ पास बाय द पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास किया तो वो उस इंडियन सिटीजनशिप नहीं रहेगी उनकी, ठीक है। यहाँ पे आर्टिकल 10 पार्लियामेंट के पावर्स को इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। आर्टिकल 11 जो है, आर्टिकल 11 में पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप, यहाँ पे पार्लियामेंट को भरपूर पावर्स दिए गए हैं कि वो सिटीजनशिप के पावर्स को रेगुलेट कर सकता है। पार्लियामेंट ने ऑलरेडी आर्टिकल 11 के तहत एक एनेक्टमेंट पास की है, दैट इज एनेक्टमेंट ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये उन सिटीजन्स के बात कर रहा है जो सिटीजन्स करार दिए गए हो आफ्टर 26 जनवरी 1950, ठीक है। इस आर्टिकल के तहत पार्लियामेंट को पावर्स है वो रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, रिवोक कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है इंडियन सिटीजनशिप की, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद हमें टॉपिक रहता है सिटीजनशिप अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये अभी हम पढ़ेंगे दूसरे पार्ट में, और जो रिसेंटली इसमें अमेंडमेंट आई है, बिल आई है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019, उसको भी हम पढ़ेंगे लेकिन इन सेपरेट लेक्चर्स। आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा तो काइंडली हिट लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर माई चैनल विथ अदर्स। अल्लाह हाफिज़।